हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग 10th के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग का अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंस या रोल हो जाता है, खास कर अगर सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस जैसे अगर सब्जेक्ट में देखा जाए, है कि नहीं। अगर पॉलिटिकली देखा जाए, अगर कोई भी सोसाइटी में अगर पावर को शेयर नहीं किया जा रहा है, एक ही आदमी अगर दादागिरी दिखा रहा है, तो वो कभी भी इकोनॉमी के लिए या फिर कोई देश के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो आज उसी को समझने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका और बेल्जियम को एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रखा गया है, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पूरा चैप्टर एक ही क्लास में जो होगा वो कंप्लीट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का एक बहुत खूबसूरत वर्ड है पावर शेयरिंग। कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, पावर शेयर्ड है। पावर शेयर्ड का सिंपल सा मतलब क्या है? पावर शेयरिंग इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस दैट इंश्योर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कि जितने भी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, चाहे वो जुडिशियरी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, सबको इक्वल तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सबको इक्वल तवज्जो दिया गया है, किसी को सुप्रीम पावर नहीं दिया गया है। या फिर सोशल ग्रुप की जितने भी सोशल ग्रुप हैं उनके बीच में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। उसके बाद तीसरा क्या है? पॉलिटिकल एंटिटी की जो पॉलिटिकली जो भी मोटिवेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं उनके बीच में भी ऐसा नहीं कि एक पॉलिटिकल जो ग्रुप है वो पूरे देश के ऊपर हावी है और दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप एक तरीके से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे को हम लोग कभी भी पावर शेयरिंग नहीं बोलेंगे। अगर इनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट है, किनके किनके बीच में भाई? अमंग वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल एंटिटी के बीच में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक तरीके से पावर शेयरिंग। सिंपल सी बात है, जो समझ के चलना है। आगे आते हैं। दिस अप्रोच इज क्रूशियल टू मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी। देखो अब यहां पर वर्ड है जो समझ के चलना, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या मेंटेन करना भाई? एक तो क्रूशियल है फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी, फॉस्टरिंग इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस मतलब सबको साथ में लेकर चलने के लिए बहुत जरूरी है कि नहीं। फॉस्टरिंग का मतलब बढ़ाना, बढ़ावा देना इंक्लूसिविटी को। ठीक है, फॉस्टरिंग इंक्लूसिवनेस मतलब उसको बढ़ावा देना। एंड प्रमोटिंग फेयरनेस इन द डाइवर्स सोसाइटी, और सबको फेयर चांस मिले, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो पावर शेयरिंग का एक प्रॉपर डेफिनेशन होकर चलता है। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट वो देखो भाई क्या है। इन डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ द पावर among the legislature, executive and judiciary is very important। अगर कोई भी देश डेमोक्रेटिक नेशन है तो खास कर इन तीनों ऑर्गन में, क्योंकि ये जो भी नेशन डेमोक्रेटिक नेशन होगा, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जहां लोगों के द्वारा चुना गया लोग है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव के द्वारा क्या बनाया जाता है भाई? लॉ बनाया जाता है। ये लॉ को एग्जीक्यूट, ये लागू कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। ये कानून जो है वो सही तरीके से बना है कि नहीं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कौन चेक एंड बैलेंस करता है? जुडिशियरी, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये तीन ऑर्गन तो होते हैं, तो इन तीनों ऑर्गन के बीचों में बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, यह होता भी है अगर पावर शेयरिंग को अच्छा बोलेंगे तब। आगे आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला दो कंट्री के एग्जांपल के तौर पर कि एक कंट्री में पावर शेयरिंग किस तरीके से हुआ, दूसरे कंट्री में पावर का शेयरिंग किस तरीके से हुआ। अब बल्कि दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक नेशन में आता है। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेल्जियम। कि बेल्जियम, ये पॉइंट याद रखना, रट जाना अगर आ गया कि डिस्क्राइब द पावर शेयरिंग ऑफ द बेल्जियम या ऑफ द रिस्पेक्टिव नेशन बेल्जियम और श्रीलंका, तो दोनों 6 नंबर में आ सकते हैं, डायरेक्टली लिख देना। क्या लिखोगे भाई? पहली बात तो बेल्जियम जो है एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है, स्मॉलर इन एरिया देन हरियाणा से भी, हरियाणा अब दिल्ली के बगल में है भाई, उससे कम एरिया का वो एक तरीके से कंट्री है, जो एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, जो कि याद रखना है। दूसरा, इसका बॉर्डर जो है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ये सब 4 अलग अलग नेशन है जो यूरोपियन नेशन है, उनके साथ इनका जो है वो बाउंड्री
टच करता है। कौन कौन से भाई, याद रखना, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ठीक है, FNGL, F मतलब फ्रांस, N मतलब नीदरलैंड और G मतलब जर्मनी और L का मतलब लग्जमबर्ग। तो ये बात। दूसरा, पॉपुलेशन जस्ट ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। लैंग्वेज का ब्रेकडाउन सबसे इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज का ब्रेकडाउन 59% जो यहाँ है वो डच स्पीकिंग है, और वो कौन से रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। कौन से रीजन में, फ्लेमिश, फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग डच स्पीकिंग 59% लोग हैं। ठीक है, 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग करते हैं भाई, और वो कहाँ रहते हैं, लगभग बेलोनिया रीजन में। और जो 1% है वो आपको देखने को मिलेंगे कहां पर है, जर्मन, या फिर कौन से लैंग्वेज स्पीक करते हैं, जर्मन। तो अगर कोई बोला जाए कि कौन से 3 लैंग्वेज जो है वो बेल्जियम में बोला जाता है, तो 59% डच बोलते हैं लोग, फिर आपको 40% फ्रेंच बोलते हैं, और जो 1% है वो जर्मन बोलते हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाओ। इन ब्रुसेल्स 80%, ब्रुसेल्स का मतलब बेल्जियम का कैपिटल, बेल्जियम का कैपिटल कहां, ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में 80% जो है स्पीक फ्रेंच। सोचो 80%। अब पूरे देश का तो हमने ये देखा कि पूरे देश में ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, लेकिन जो कैपिटल सिटी है वहां पर ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, और वहां पर 20% ही एक तरीके से डच बोला जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी एक तरीके से कलेश की बात हो सकती है अगर वहां पर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बारे में बात की जाए। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। टेंशन, डच स्पीकिंग कम्युनिटी फेल्ट डिसएडवांटेज कंपेयर टू द फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी। शुरुआती दिनों में जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, क्या भाई, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वो एक तरीके से क्या थे भाई, ज्यादा पावरफुल थे। मतलब हम माइनॉरिटी जो था वो क्या था, बोलो भाई, कैपिटल में ना सर, हाँ माइनॉरिटी था, वो एक तरीके से क्या है, पावरफुल है। नहीं नहीं, पूरे में, पूरे में भाई नहीं समझ रहे हो। टेंशन क्या था शुरुआती में कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी फेल डिसएडवांटेज, डच स्पीकिंग पीपल ज्यादा थे लेकिन पावर में कौन थे, माइनॉरिटी के ज्यादा। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो मैंने क्या बोला, डच स्पीकिंग पीपल पूरे नेशन में ज्यादा थे, और पूरे नेशन में अगर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल तो 40% ही है। पावर में, अब पावर में कौन थे, फ्रेंच, जिसके वजह से जो डच स्पीकिंग पीपल हैं उनको लगता था थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके डेमोक्रेसी को जिंदा रखा या टेंशन क्रिएट नहीं होने दिया। तो यहां आप देख सकते हो माइनॉरिटी का रूल हो रहा है, जबकि यहां पर मेजोरिटी में जो डच स्पीकिंग पीपल है। समझ में आया बात। तो ये एक टेंशन था लीडिंग टू अ कॉन्फ्लिक्ट इन 1950s और 1960 में टेंशन तो हुआ, लेकिन बाद में चलकर बेल्जियम संभल गया, आपस में बात करके। नहीं लड़ाई मतलब थोड़ा बहुत तो झड़प तो होता ही है, लेकिन उतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ। लेकिन 1950 और 1960 में चीजें थोड़ी सी अनकंट्रोलेबल हो रही थी, लेकिन उसके पहले ही इन लोगों के द्वारा बातचीत करके चीजों को सुलझा लिया गया। क्लियर हो गया यहां तक बेल्जियम के बारे में। अब आगे आते हैं आगे। आगे देखो यहां पर क्या है, आगे बोला गया श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका कैपिटल कहां पर है भाई, बताओ, कोलंबो। ठीक है, श्रीलंका कैपिटल कहां पर है, कोलंबो। अब देखो श्रीलंका इज एन आइलैंड, आइलैंड कंट्री क्यों भाई, क्योंकि ये बीच में चारों तरफ क्या है, समंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए एक आइलैंड है ये। आइलैंड क्लोज टू तमिलनाडु विद अ पॉपुलेशन सिमिलर टू हरियाणा, और लगभग ये हरियाणा के पॉपुलेशन से सिमिलर देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर देखा जाए अराउंड 2 करोड़, 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा आपको बेल्जियम में देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 करोड़ जो एक तरीके से लोग है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज को बोला करते हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो 74% सिन्हाला कम्युनिटी। ठीक है, या फिर सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन, मतलब अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज को स्पीक करते हैं, जो कि इनका यह मानना था यहाँ पर कि जो मेजॉरिटी है वही एक तरीके से रूल करें। लेकिन बेल्जियम में अलग था, माइनॉरिटी इज रूलिंग। ठीक है, वहां माइनॉरिटी रूल कर रहा था, जबकि डच स्पीकिंग पीपल 59% थे पूरे बेल्जियम में।
समझ में आया? यहाँ पर 74% सिन्हाला, 18% तमिल, इंक्लूडिंग वो तमिल कौन कौन से तमिल थे? श्रीलंकन तमिल भी थे और इंडियन तमिल, क्योंकि देखो तमिलनाडु इसके नजदीक पड़ता है, तो बहुत सारे तमिल जो नाडु के लोग हैं वो जाकर शुरुआत से ही एक तरीके से बसे हुए हैं वहां पर, जो कि इंडियन तमिल के नाम से जाने जाते हैं। और वो जो जैसा तमिल इंडिया में बोला जाता है वैसा ही तमिल वो लोग वहां पर बोलते हैं, इसीलिए उनको इंडियन तमिल। तो इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल मिलाकर कितने थे? 18%। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलीजन था, मेजॉरिटी ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट, ठीक है, वाइल तमिल आर मोस्टली हिंदू और मुस्लिम। जो 18% लोग थे जो तमिल बोलते थे वो जनरली क्या थे भाई? हिंदू और मुस्लिम थे। लेकिन कंसंट्रेशन मतलब श्रीलंकन तमिल्स आर मेनली इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। देखो मेनली मतलब ज्यादातर, मतलब 90% के आसपास जो पॉपुलेशन, जो तमिल का पॉपुलेशन था, श्रीलंकन तमिल्स का, जिसमें श्रीलंकन तमिल भी और एक तरीके से इंडियन तमिल भी जनरली उसको बोल के चलते हैं, तो वहां पर आपको नॉर्थ और ईस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, और साउथ और वेस्ट में एक तरीके से सिन्हाला कम्युनिटी का जो दबदबा ज्यादा था इन कंपेयर टू, वहां पॉपुलेशन ज्यादा रहते थे, जो कि आप समझ के चल सकते हैं। तो आई होप सो यहाँ समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, देखो ये वाला रीजन है कि कौन कौन से रीजन कहाँ कहाँ किस तरीके से कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था, तो ये रीजन है, तो आराम से याद रखिएगा इसको। कम्युनिटी फ्लेमिश जो कम्युनिटी थी वो कौन से रीजन में रहती थी? फ्लैंडर्स में। फ्लेमिश एंड फ्रेंच किसमें? ब्रुसेल्स में। जो फ्रेंच वेलोनिया में भी रहते थे और जर्मन स्पीकिंग वेलोनिया में। ठीक है, एंड है ये एंड है भैया, एंड ठीक है। अब देखो, अब खेला यहां से शुरू होता है, खेला यहां से शुरू होगा। मेजोरिटिज्म क्या होगा भाई? मेजोरिटी रूल करना चाह रहा है। चलो इसको देखते हैं। अब देखो क्या बोला गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा 1940, जैसे ही श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस इन 1948 श्रीलंका विटनेस द राइज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन उसकी बढ़ना शुरू हुआ और वो लोग ज्यादातर जो फोकस, मतलब जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो एक तरीके से जो मेजोरिटी में थी वही पूरे देश में राज करना चाह रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेजोरिटी पॉपुलेशन ये चाह रही है कि हम जो है वो एक तरीके से राज करके चले, जो माइनॉरिटी है वो एक तरीके से सरकार में भी ना है, तो जिसके वजह से टेंशन क्रिएट होना शुरू हुआ। सो टू सिक्योर द पॉलिटिकल डोमिनेंस, कि पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ाना शुरू किया बाय द लिवरेजिंग देयर मेजोरिटी स्टेटस, नौकरी देने में सिन्हाला कम्युनिटी को आगे कर दिया। कोई अगर प्रेसिडेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई अगर इलेक्शन में खड़ा होगा उसमें मेजोरिटी वाली पॉपुलेशन खड़ी होगी, तो उसकी वजह से जो माइनॉरिटी थे वो अपने आप को बहुत दबा दबा फील करने लगे। और भाई अब सिंपल सी बात है, कभी ना कभी तो आग उबलेगा भाई, मतलब ढंग से उबलेगा, और जब उबाल मारेगा वो आग तो एक तरीके से पूरा श्रीलंका जला भी बहुत बार। ठीक है, अभी भी जलता है। बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो छुप छुप कर वॉर करते हैं भाई, वॉर इन द सेंस सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब सिविल जो क्लेश है वो अपने लोगों में आपस में झड़प होते रहती है, जो कि किसका एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा परिणाम है? मेजोरिटेरियन का। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाए भाई नेक्स्ट में, आगे देखो मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या क्या लिए गए भाई, बहुत सारे, जिससे एक तरीके से सिन्हाला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी बढ़े। जो सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उसकी सुपरमेसी बढ़े या सुप्रीमेसी बढ़े। जैसे पहले थे ना, पहले आपको देखने को मिले जो क्षत्रिय थे अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, और ब्राह्मण थे, वो जो शुद्रास वगैरह को या नीचे वाले जो लोग काम करते थे उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। ठीक है, सेम उसी तरीके से, चूंकि वो तो अब बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये तो 1948 के बाद की बात है, तो अपने आप में ये एग्जाम्पल है। तो एक तरीके से 1956 में क्या कर दिया, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, 1948 में आजाद हुआ, उसके बाद जैसे संविधान विधान आया वहां पर 1956 में क्या बोल दिया, सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोल। सोल मतलब एकलौता। जैसे हमारे देश में नेशनल लैंग्वेज क्या है? नहीं है कोई। हम हमारे कभी भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या जितने भी हमारे पॉलिटिशियन स्कॉलर्स रहे उन्होंने कभी नहीं बोला अगर एक हम लैंग्वेज को ज्यादा तवज्जो दे देंगे तो उससे हमारी कम्युनिटी डाइवर्स हो जाएगी और आपस में सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। तो ये
हमने नहीं करा, लेकिन वहां पर एक कानून पास कर दिया गया भाई, और बोला गया भाई सिन्हाला जो है वो एक तरीके से नेशनल लैंग्वेज होगी वहां की, और तमिल को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। दूसरा, प्रिफरेंशियल पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर, ऐसी ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी लाई जाती थी जो सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी को ही फेवर करे, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना, गवर्नमेंट में जॉब देना। अगर मान लो कि 80 सीट में जॉब निकली तो उसमें से 70 सीटें या 75 सीटों पर सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो एक तरीके से चुनकर आते थे, वो रिजर्व कर देता था, जिसकी वजह से और भी टेंशन कि भाई हम लोग कहां जाएंगे, फेयर कंपटीशन ही नहीं हो रहा है, डेमोक्रेसी किस बात की। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद रिलीजियस फेवरेटिज्म, अब रिलीजियस में भी द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट, देखो यहाँ पर संविधान में ये मैंडेट कर दिया गया, स्टेट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कौन मान रहे थे? सिन्हाला कम्युनिटी। सिन्हाला कम्युनिटी बुद्धिज्म को मानते थे, इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म को बड़ा करने लगा। वो लोग मतलब अलग अलग बुद्धिज्म के जो स्कूल्स वगैरह या फिर उसको स्कूल के करिकुलम में लाया गया, मतलब उसको प्रमोट करना शुरू किया, जिसके वजह से एक तरीके से टेंशन और भी बढ़ता हुआ देखने को मिला। आगे देखो इम्पैक्ट ऑफ, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा सिन्हालन या फिर श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर कैसे पड़ा। पहले की ग्रोइंग एलियनेशंस, मतलब श्रीलंकन जो तमिल्स है इंक्रीजिंगली फेल्ट मार्जिनलाइज्ड का मतलब अलग थलग अपने आप को महसूस करने लगे कि भाई हमें तो एक तरीके से ये देश में रह रहे, जमीन भी हमारी यहीं पर है, हमारे माता पिता भी कितने पुराने तरीके से यहीं पर रह रहे थे, हमारे पूर्वज भी यहीं रह रहे थे, लेकिन हमें एक तरीके से अब अलग थलग देखा जा रहा है। तो एक तरीके से perceiving that a government policy denied them an equal political right, कि उन्हें जो है समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है, इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जा रहा, और उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, यहां तक कि एम्प्लॉयमेंट पर भी। ठीक है। और उनके कल्चर को भी और लैंग्वेज की नीड को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात थी भाई। तो पॉलिटिकल डिसकंटेंट शुरू हुआ। तो जो तमिल लीडर्स थे और जो पार्टीज थे उन्होंने ये सब चीज को रिकॉग्नाइज करा, एंड द तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी एंड द इक्वालिटी, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, बट दिस डिमांडेड वेयर persistently denied। persistently का मतलब उसको साफ इनकार कर दिया गया कि आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग क्या चाह रहे हो, ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बनाते तमिल को नहीं बनाएंगे, आपको रीजनल ऑटोनॉमी देंगे, बिल्कुल। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब आपको अपने जो जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर आपको खुला छूट दिया जाए कि आप कोई भी काम या कोई भी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, नहीं। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन वहां नहीं दिया जाता था उन लोगों को, तो वो सब। जॉब अपॉर्चुनिटी में नहीं देंगे, मतलब सारी चीजें मना कर दी गई, जिसकी वजह से वो लोग अब थोड़ा सा रिवोल्ट के ऊपर आ गए भाई कि अब तो रिवोल्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हमें एक तरीके से कभी भी जीने नहीं दिया जाएगा। तो क्या शुरू हुआ, एस्केलेशन एंड सिविल वॉर शुरू हुआ, मतलब आपस में झड़प और तंज जो है वो शुरू हो गया भाई। कितने से कितने, 1980 से 2000, ज्यादा पुराना बात नहीं है। अब 1947 में हम लोग भी आजाद हुए, 1948 में, 1949 में चाइना आजाद हुआ, देख रहे हो। तो ये बात समझ के चलना पड़ेगा। 1980 से 2009, तो यहाँ पर सबसे पहले राइज इन द सेपरेटिस्ट मूवमेंट, एक अलग सेपरेट जो आर्मी खड़ा कर दिया गया तमिलियंस के द्वारा, जो कि अब सिन्हाला कम्युनिटी से लड़ेगी। तो मतलब बाई 1980 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेटिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। तो पहली बात तो जो पॉलिटिकल ग्रुप थी जो तमिलियन को सपोर्ट करती थी भाई, वो चाह रही थी कि हम लोगों को एक अलग क्या स्टेट बना दिया जाए, मतलब अलग हमें बांट दो भाई, अगर नहीं चाहते हो तो सिन्हाला एक साथ हो जाओ, तुम हमको बांट दो, हम अलग नेशन बन जाएंगे, हम लोग अपना कानून चलाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे तो। लेकिन वो लोग वैसा भी नहीं कर रहे थे। ठीक है। एंड तमिलियन एलम इमर्ज्ड इज द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, मतलब एक तरीके से कि ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट को एक तरीके से बांट दो, ताकि हम लोग एक तरीके से चीजें समांतर तरीके से चल पाए और हमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। सिविल कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रस्ट बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटी, क्या किया, वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, क्यूमुलेटिव सिविल वॉर एंड लास्टेड, और ये कब तक चला, 1980 से शुरू हुआ और बहुत बार बीच में हुआ, मतलब लगभग 29 साल, 30 साल तक ये कॉन्फ्लिक्ट सिन्हाला और तमिलियंस के बीच में चला। ठीक है, जो कि अपने आप में ही उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, जो सिविल वॉर हुआ उसका इफेक्ट क्या पड़ा पूरे देश के ऊपर। तो देश के ऊपर यह पड़ा कि ह्यूमन एंड सोशल इंपैक्ट, समाज और जो एक तरीके से ह्यूमन के ऊपर, अब समझो कि
वहां पर कोई देश है जहां पर हमेशा जो है वॉर वगैरह हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां के लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, हेल्थ एजुकेशन नहीं होगा, हेल्थ नहीं होगा, आपको फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो खत्म होता जाएगा। उसके बाद देखो कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेटबैक। कल्चर धीरे धीरे बिखरने लगा, इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब होने लगा। ठीक है, एंड ऑफ द सिविल वॉर कब हुआ? 2009 में। लिविंग द लास्टिंग स्कार एंड द नेशन सोसाइटियल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप, जहां पर ये देखने मिला कि भाई हालत तो खराब हो गया। हालत तो ऐसी हो गई श्रीलंका की कि भाई उसको कर्जा मांगने पर भी कोई ना दे। ऐसी स्थिति हो गई थी कि एक तरीके से वहां पर जो है अगर फिर से ये पूरा इकोनॉमी को रिवैम्प नहीं किया गया, ये लोग आपस में लड़ते रह गए, तो एक तरीके से कोई दूसरा देश इसको अटैक करके कब्जा कर लेगा। ऐसी स्थिति बन गई थी। ठीक है, 2009 में। ठीक है, उसके बाद आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट में एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, तो यहां तक हमने अभी देखा क्या, श्रीलंका के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा किसके ऊपर जाते हैं भाई, बेल्जियम के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम कैसे एकोमोडेट किया अपने आप को, सब साथ में मिलकर कैसे वो डिसीजन को लिया, ताकि वो जो 1950 और 1960s में टेंशन बढ़ा, उस टेंशन को कम करके उसने पार्लियामेंट स्थापित करी, संविधान को लागू करा, और चीजें आज भी बहुत अच्छे तरीके से वहां चल रही है। जबकि वहां पर ज्यादातर लोग जो है वो कौन है भाई, जो रूल कर रहे हैं, फ्रेंच कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी, उसने रिकॉग्नाइज किया भाई, क्या रिकॉग्नाइज करा कि भाई हाँ भाई ये तो है कि भाई चलो हमारे यहाँ जो रीजनल डाइवर्सिटी तो है। श्रीलंका तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, वो बोला था हम ही जो हैं। यहाँ पर तो रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई हाँ चलो ठीक है भाई, कि यहाँ नॉलेज है, सब रीजनल डिफरेंसेस हैं और कल्चरल डाइवर्सिटीज है, इसीलिए क्या बोला गया, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना जरूरी है। इसीलिए संविधान में चेंजेस किया गया। कब चेंजेस किया गया? 4 times between 1970 and 1993 in an unique innovative arrangement। इस तरीके से करा ताकि जहां पर ज्यादा जो पॉपुलेशन स्पीकिंग है वहां पर वो ज्यादा कैंडिडेट खड़ा होगा, या वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर कि भाई अगर वेलोनिया में 50% मान लो कि फ्रेंच स्पीकिंग है और 50% डच स्पीकिंग है, तो अगर यहाँ पर 4 लोकसभा का सीट है या फिर जो पार्लियामेंट सीट है, तो इसको 2 सीट यहाँ लोग खड़े होंगे, 2 सीट यहाँ, हो गया बात बराबर, खत्म हो गया, टेंशन ही खत्म कर दिया, ताकि उसको भी दिक्कत नहीं, इसको भी दिक्कत नहीं है। जहां ज्यादा लैंग्वेज स्पीकिंग वहां पर ज्यादा सीट उनको दे दिया गया, तो उससे क्या होगा, पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी निकल के आ गया संवैधानिक तौर पर, और इसको संविधान में भी लागू कर दिया गया। अब देख रहे हो कितने बार चेंजेस किया गया भाई संविधान में, ठीक है, 4 बार। अगर देखा जाए की एलिमेंट क्या है, तो क्या क्या जो है बेल्जियन मॉडल जो है वो क्या क्या की एलिमेंट इंक्लूड किया गया। सबसे पहले इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला बोला गया भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। किसका रिप्रेजेंटेशन होगा इक्वल? बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन प्रिफर, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोला गया कि जो डच स्पीकिंग है और जो फ्रेंच स्पीकिंग है मिनिस्टर्स वो इक्वल होंगे। ठीक है, चाहे वो कितना भी जो कैपिटल सिटी में ज्यादा या कम है, वहां पर क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों का देखने को मिलेगा। अगर 5 लोग डच कम्युनिटी से आ रहे हैं तो 5 लोग फ्रेंच कम्युनिटी से आएंगे, ये बात बोली गई। टू प्रिवेंट एनी सिंगल कम्युनिटी फ्रॉम मेकिंग द यूनिलैटरल डिसीजन, ताकि कोई भी डिसीजन अगर ले तो ये लगे कि दोनों स्पीकिंग पीपल या डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया, तो इससे कोई क्लेश ही नहीं होगा, पहली बात। दूसरा बात, सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्स टू सपोर्ट द मेजॉरिटी फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। देख रहे हो कि हर एक जो ग्रुप होगा, मतलब ये इस रीजन में जो सबसे ज्यादा बोलने वाला है वहां पर वो ज्यादा कैंडिडेट होगा। इंश्योरिंग अ बैलेंस डिसीजन, ताकि एक कम्युनिटी का प्रभाव पूरे देश के ऊपर ज्यादा या एक रीजन के ऊपर ना पड़े। जैसे मान लो अगर कोई रीजन है, यहाँ पर 4 सीट है, अगर चारों सीट में जो है वो एक तरीके से क्या हो गया, डच स्पीकिंग पीपल आ गए, ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर फ्रेंच भी है भाई, तो फ्रेंच हावी ना हो जाए, इसीलिए वहां पर फ्रेंच को भी अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो सबसे पहले इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, पहली बात। दूसरा बात क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। कौन? गवर्नमेंट कुछ बनी नहीं, गवर्नमेंट किसकी बनी, गवर्नमेंट दोनों मिला के बनी। सर पता है क्यों बनी? क्योंकि पता था ना कि फ्रेंच कम है पावर में थे, लेकिन उन्हें पता है डच वाले जाते थे, तो हमें वो कर सकते थे, तो इसीलिए तो हाँ भाई, तो इसीलिए तो टेंशन हुआ 1950 से 1960। उन्हें पता था कि वो मेजॉरिटी में और नीचे माइनॉरिटी में, तो वही तो बता रहे हैं। तो सर अगर वो लोग मान लो कि अगर डच लोग पावर में होते तो वहाँ पे चीज नहीं होती। कौन?
जैसे डच लोग वहाँ पे कम है, हाँ। पावर भी नहीं, अगर वहाँ पे डच लोग पावर में होते तो फिर श्रीलंका वाला आता। सिंपल, कोई भी अगर फ्रेंच भी पावर में होता तो वो भी वही करता। कोई भी कम्युनिटी जो एक बार पावर मिल जाने के बाद वो फिर डिस्टर्ब होने, तो वो चीजें नहीं किया ना, वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी में गया ही नहीं, बोला इक्वल देंगे हम, ना माइनॉरिटी को दे रहे ना मेजोरिटी को दे रहे, हम लोग इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। दूसरा काम क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन, आपस में बातचीत करके। एक होता है सेंट्रलाइज, जो हम बोल रहे हैं वही करो, जैसा सिन्हाला कर रहा था, लेकिन यहां पर क्या बोला गया कि हम लोग साथ में मिलकर आए। दो रीजन है भाई, याद रखना, मेनी पावर्स ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट डिवॉल्व टू द स्टेट गवर्नमेंट इन द टू मेन रीजन्स फ्लैंडर्स एंड वेलोनिया व्हिच आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो दो अलग अलग रीजन एक तरीके से जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसको साथ में लिया गया और चीजों को डिस्कस किया गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल सिटी है, वहां पर सेपरेट गवर्नमेंट, देख रहे हो यहाँ पर क्या किया गया भाई, हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ डच एंड स्पीकिंग, डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हैव अ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जिसके वजह से बैलेंस जो है वो एक गवर्नमेंट में देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट था मतलब बेल्जियम के लिए। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सब साथ में मिलकर रहे, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो पूरे देश को डेवलप करने की कोशिश करेगी रादर देन बीइंग इंटाइटल्ड टू द वन कम्युनिटी। ठीक है, तो इसको अपने आप में कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया भाई। अगर दोनों में कंपेरेटिव साइड देखा जाए, कंपेयर, हमने सारा चीज पढ़ लिया, अब तो कंपेयर करते हैं। ठीक है, हल्ला नहीं। आगे देखिए, बेल्जियम पावर शेयरिंग सक्सेस, बेल्जियम का बहुत अच्छे तरीके से म्यूचुअल एक्सेप्टेंस और कोहेजन से आपस में साथ में सलाह मशवरा करके चीजें हो गई। लेकिन अगर श्रीलंका देखा जाए तो वहां पर मेजोरिटी जो है वो अपने आप को ज्यादा हल्ला बोल रही थी। किसमें? सिविल वॉर, इसके बाद क्या हुआ? अभी चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल में किया गया, उनको भी एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं दिया गया, तभी तो रुका, नहीं तो फिर चलता रहता। ठीक है, तो अभी भी उस तरीके से नहीं दिया गया, अभी भी ना जिस तरीके से अभी भी मेजोरिटी ही वहां पर रूल करता है, लेकिन पहले से कम हुआ, कुछ थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन वहां पर दिया गया। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एक तो है भाई कि बेल्जियम पावर शेयरिंग सक्सेस। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? सबसे पहले सोशल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए और देश में एकता बनाए रखने के लिए लंबे समय तक, नहीं तो देश में क्या होगा, दिक्कत परेशानी देखने को मिलेगा। देश में एकता बनाना है तो आपको पावर शेयरिंग जो होगा वो सामाजिक तौर पर करना पड़ेगा। मतलब क्या, समाज में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगर आप परसेंटेज अच्छा लाना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई अच्छे से, सारे सब्जेक्ट में इक्वल रिप्रेजेंट, तभी यूनिटी बनेगा, तभी मार्क्स आएंगे। दूसरा हो गया डेमोक्रेटिक एसेंस। क्या होता है भाई? पावर शेयरिंग एम्बडीज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो होता है उसमें पावर शेयरिंग इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो डेमोक्रेटिक कोई काम का रह नहीं जाएगा, सिर्फ नाम मात्र का डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा। देखो, दो रीजन होता है, दो, अगर बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, द टू सेट्स ऑफ रीजन, एक तो प्रूडेंशियल रीजन, एक होता है मोरल रीजन पावर शेयरिंग का। अगर बोलेगा दो रीजन क्या होता है पावर शेयरिंग का, तो एक होता है कि जिससे पॉजिटिव आउटकम निकले, फोकस ऑन द पॉजिटिव आउटकम दैट पावर शेयरिंग कैन ब्रिंग, एम्फसाइजिंग इट्स प्रैक्टिकल बेनिफिट। जो उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट होता है कि अगर हम भाई सबको पावर देंगे तो सब अपनी पावर को समझेंगे और चीजों को साथ में लेकर चला जाएगा, जिससे एक अच्छा समाज बनेगा। दूसरा मोरल कि इंस्ट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द पावर शेयरिंग इटसेल्फ बियॉन्ड द आउटकम ऑफ स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेट, कि सारे सिटीजन पार्टिसिपेट कर पाए। मोरल मतलब नैतिक, नैतिक है ना भाई, कि नैतिक जिम्मेदारी ये है कि सारे लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो क्या होगा, दिक्कत होगा। जैसे मान लो कि महिला को हम वोट देने का अधिकार दे रहे हैं और एक तरीके से पुरुषों को वोट देने का अधिकार दे रहे हैं लेकिन महिलाओं को नहीं दे रहे हैं, तो इक्वल शेयरिंग नहीं है, जिससे एक तरीके से गलत जो है वो एक इंडिकेशन जाता है। फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग कितना होता है? देखो, सबसे पहला होगा पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। याद रखना है कितने तरीके के, दो तरीके जनरली। एक पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि पावर जो डिस्ट्रीब्यूट है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में है। तो अगर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में पावर शेयरिंग है, जैसे कि हमारे इंडिया में है, तो उसको हम लोग कौन सा पावर शेयरिंग बोलेंगे? पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जहां पर पावर जो डिवीजन होता है, अभी पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है भाई, तो पावर डिवीजन हॉरिजॉन्टल।
ठीक है, वेयर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट अ सेम लेवल एक्सरसाइज द डिफरेंट पावर। इसका लेवल सेम है, इसका लेवल सेम है, इसका लेवल सेम है, तीनों एक ही लेवल में है भाई, लेकिन इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, और सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ताकि एक कोई हावी ना हो जाए। ये कानून बना के ये ना सोचे कि मैं बहुत 30 मार खाऊं, क्योंकि इसका कानून रद्द भी कर सकती है जुडिशियरी। ये ना सोचे कि मैं भाई एक बार कानून बना दिया मैं चाहे जैसे लागू करूं, जैसे तैसे लागू करोगे आपको पकड़ के धर दबोचेगा। कौन दबोचेगा? जुडिशियरी, या फिर आपको पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये चीज है जो कि आपको समझ के चलना। तो कोई भी बोलेगा इंडिया में कौन सा तरीके का पावर शेयरिंग है भाई? हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है भाई? ये समझो, वर्टिकल का मतलब क्या होता है? अगर पावर शेयरिंग, यहां पर देखो क्या बोला गया, पावर शेयरिंग बिटवीन अ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि आप समझो बात को, एक है ऊपर इंडियन गवर्नमेंट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। जनरली इन तीन को देखना, शुरुआत में सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर पंचायती राज। पंचायती राज में मतलब म्युनिसिपैलिटी और एक तरीके से प्रधान वगैरह के पास, ठीक है, या जो मुखिया वगैरह होते हैं खास करके गांव में, तो उनके पास तो पावर इस तरीके से। तो ये कौन सा पावर है भाई? वर्टिकल। वर्टिकल देख रहे हो, ऊपर से नीचे, समझ रहे हो? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? जो अगर पावर शेयरिंग बिटवीन अ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो रहा है, तो उसमें एक तरीका क्या होता है जहां पर फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया था। फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब है संघवाद का ढांचा, कि मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी करे, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करे और लोकल गवर्नमेंट कुछ भी करे, सब आपस में लिंक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 50 रुपया स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, तो इसका भी ये फर्ज बनता है कि ये 5 रुपया लोकल गवर्नमेंट को भी दे। जितने भी अलग अलग लोकल गवर्नमेंट 5-5 रुपया करके बांटे, ताकि वो पूरे एक साथ अच्छे से बढ़े। ठीक है, तो ये बात है जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, मेरा भी गलत फंस रहा भाई। आगे देखो, थर्ड है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सामाजिक सोशल ग्रुप में भी होता है भाई। अब इसमें सबसे पहला आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसा कि आपको देखने को मिला कहां पर? बेल्जियम में। एक होता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे मान लो इन मेनी कंट्रीज देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अ लीगल, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हमारे देश में रिजर्वेशन एससी के लिए SC ST EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। उसके बाद आपको वुमेन्स के लिए है ना, वुमेन्स के लिए OBC के लिए, तो ये सब सारी के लिए तो अदर बैकवर्ड क्लास नहीं, तो वो तो सब उसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी रहते हैं भाई, कि भाई यहाँ पर अगर पांच अगर इस देहरादून में अगर 5 सीट है, ठीक है, मान लो किसी भी चीज का, तो वो एक तरीके से उसमें 2 महिलाएं जो होंगी, वो 2 सीट पर महिलाएं जो होंगी वो खड़ी होंगी भाई उस सीट के ऊपर, जो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझ के चलना। तो एक होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक होता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो कम्युनिटी बहुत कम है उनको रिजर्वेशन दिया जाए ताकि वो अपना लेवल को बढ़ा सकें। ठीक है, दूसरा। तीसरा देखो, चल तो भाई ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और खास करके जो पहला 5-6 स्लाइड है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि आप समझ के चल सकते हैं। ठीक है, और पावर शेयरिंग को समझने के लिए इससे बेहतर चैप्टर देखने को नहीं मिलता है पूरे। अगर आगे चलकर देखो यूपीएससी में भी अगर पावर शेयरिंग शुरू होगा ना, तो यहीं से शुरू होगा, अगर आगे चलकर आप करोगे तो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।